हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपटीशन एक्ट है उससे पहले इंडिया में जो है एमआरटीपी एक्ट 1969 था। और जो ये एमआरटीपी एक्ट है इसको जो है पार्लियामेंट से असेंट मिली थी 18 दिसंबर 1969। और जो प्रेसिडेंट से इसको जो है असेंट मिली थी 27 दिसंबर 1969 को। और ये फोर्स में आया था 1 जून 1970 को। और ये जो है एप्लीकेबल था होल ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और इसको रिप्लेस किया गया था कंपटीशन एक्ट 2002 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009। देन जो है एमआरटीपी एक्ट में हम देखेंगे 1969 में कि क्या चीज़ें जो है इंक्लूड की गई है। ये जो है इसका क्या मोटिव है, ये प्रोहिबिट करता है यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाता है किसके ऊपर, मोनोपोलीज ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर। जबकि जो कंपटीशन एक्ट है उसमें केवल मोनोपोलीज ट्रेड प्रैक्टिसेस को, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है कोपरा 1986 में जो है इंक्लूड किया गया है। ये कोपरा क्या है, कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये कोपरा। देन आता है जो कंपटीशन एक्ट है उसको जो है प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी जनवरी 2003 को, सब्सिक्वेंटली अमेंडेड बाय कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007, मतलब अमेंड हुआ था ये 2007 में। और जो एमआरटीपी एक्ट है वो जो है ख़त्म हो गया था 28 अगस्त 2009 को। और इसके ख़त्म होते ही जो है कंपटीशन एक्ट जो है आ गया था 1 सितंबर 2009 को जो है ये आ गया था। देन हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के। इसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट करना जो भी कंपटीशन के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, मतलब उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना जो कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं। प्रमोट करना एंड सस्टेन करना कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो जो है मार्केट ग्रोथ कैसे करेगी। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट्स इन इंडिया, मतलब जो भी ट्रेड की जा रही है वो मतलब अपना फ्रीडमली जो है ट्रेड करें। ये नहीं है कि कंपटीशन ख़त्म कर दें बल्कि कंपटीशन को बढ़ावा दें। फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2009, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। प्रोविजन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट जो भी जो है इसको रोकती हैं, कंपटीशन को रोकती हैं, कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को रोकना। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जो भी मतलब मार्केट में अपनी पोजीशन को जमाना चाहते हैं यानी कि मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, उन सभी जो है एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना ही जो है कंपटीशन एक्ट का जो है फीचर है। देन इसके कंपोनेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, मतलब वैसे तो और भी हैं बट इम्पोर्टेंट तो यही है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस सेक्शन 4, कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेशन सेक्शन 5, 6, कॉम्पिटिशन ऑफ एडवोकेसी सेक्शन 49। तो हम इन सबको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3 ये क्या बोलता है, जो भी एग्रीमेंट मतलब कोई भी पर्सन करता है, एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोई भी जो है एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है यानी कि एडवर्स इफेक्ट डालता है कंपटीशन के ऊपर, उन सभी एक्टिविटीज़ को जो है रोकना, उन सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना ही जो है सेक्शन 3 के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है, यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एक तो होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब जो कि कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब जो वो एक्टिविटीज़, वो एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन को कम कर रहे हैं, कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कंपटीशन में बाधा डाल रहे हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स उनको जो है ख़त्म करना।
तो इसमें कौन से पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है परचेज और सेल प्राइस। मतलब जो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अलावा अगर कोई सीक्रेटली जो है परचेज और सेल्स प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, तो वो भी जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का जो है पार्ट हो जाएगा। एंड देन लिमिट्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन सप्लाई मार्केट्स टेक्निकल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। कोई भी जो है प्रोडक्शन को कोई कह रहा है कि मतलब जैसे एग्रीमेंट हो गया, भी तू इतना प्रोडक्शन कर या फिर बिल्कुल ही ना कर, हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो मतलब हम उनका पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है, फिर वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे क्या होगा, कंपटीशन जो है ख़त्म हो जाएगा। Shares the market or sources of production or provision of services by way of allocation of geographical area of market। अभी जो डीलर्स हैं वो क्या कर लेते हैं कि भाई तू इस लोकेशन में अपने जो है प्रोडक्ट्स को बेच ले, मैं इस लोकेशन में बेच लूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो भी ऐसे जो एग्रीमेंट कर रहे हैं जोग्राफिकल एरिया में कि भाई तू इस एरिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर, मैं इस एरिया में करूँगा, तो ये भी जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। देन आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और इंक्लूसिव बिडिंग। ये क्या होता है कि जैसे कोई बिड कर रहा है, मतलब किसी ने प्लॉट बेचना है तो उसकी बिड लगाई जा रही है। अभी जिसने प्लॉट खरीदना है और जो बंदे वहाँ आए हुए हैं बिड लगाने के लिए, उनसे मतलब उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे बोलना, इतनी इतनी तुम जो है बिड लगाना, क्योंकि खरीदना तो मैंने ही है। मतलब ये सारी चीज़ें भी जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में इंक्लूड की जाती हैं, और इन सब को रोकने के लिए ही जो है ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3 जो है बनाया गया है। सेकंड पॉइंट है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन 4। इसमें जो डोमिनेंट पोजीशन है वो क्या होती है कि कोई भी बंदा अपनी जो है पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी एंटरप्राइज, और गलत इस्तेमाल करके वो जो है कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब अपना ही जो है पोजीशन वो जमाए हुए है मार्केट में। इसमें इंक्लूड होता है कोई भी बंदा डायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अनकंडीशन, मतलब बिना कुछ सोचे समझे ही जो है अपने आप को कंपटीशन से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो परचेज और सेल का जो है मतलब कुछ कंडीशन रख देता है कि भाई आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सर्विसेज जो है मिलेगी। प्राइसेस इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसी भी प्राइस में कोई जो है अनफेयर तरीके से वो प्राइस चार्ज करता है कस्टमर्स से, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होंगी इसमें। प्रीडेक्टरी प्राइस का मतलब क्या होता है, जो कि जितने का वो जो प्रोडक्ट है उससे भी जो है लेस प्राइस चार्ज करना, ये होता है प्रीडेक्टरी प्राइस। इससे क्या होता है, अभी कोई जो है फर्म वो चार्ज कर रही है, उससे भी कम जो है प्राइस चार्ज कर रही है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारे उसी की जो है फर्म से जो है अपना सामान लेंगे, तो वो दूसरे के पास क्यों जाएंगे। यानी कि इस तरह से ये कंपटीशन को रोक रहा है सारे का, मतलब उसने अपनी पोजीशन को डोमिनेट कर लिया है, मतलब अपनी पोजीशन उसने जमा ली है कि भाई सारे कस्टमर मेरे पास ही आएंगे अब तो। ये सारी इन सारी चीज़ों को भी रोकना जो है कंपटीशन एक्ट का जो है काम है। देन आता है कॉम्बिनेशन, सेक्शन 5। ये भी कंपटीशन एक्ट का जो है पार्ट है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कोई भी जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो मर्जर अमेलगमेशन कर रही हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन सी के अकॉर्डिंग, एक्विज या फिर एक्वायर कर रही हैं किसी दूसरी एंटरप्राइज के कंट्रोल को, सेक्शन 5 सब सेक्शन ए, या फिर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज, या फिर कोई पर्सन एक्वायर कर रहा है ऑलरेडी जो है दूसरे एंटरप्राइज पर भी उसका कंट्रोल था, और वो एक और जो है एंटरप्राइज जो है अपने अंडर ले रहा है, सेक्शन 5 सब सेक्शन बी। तो इसके लिए जो है कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 बनाया गया है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज है या फिर ग्रुप लेवल पर कुछ कंडीशंस हैं
अगर वो फुलफ़िल हो जाती हैं तो ही जो है इनको कॉम्बिनेशन करने के लिए जो है परमिशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो थ्रेशोल्ड्स फॉर फिलिंग नोटिस, कुछ जो है इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा रखी है कि भाई वो कॉम्बिनेशन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। सो एंटरप्राइज लेवल पे इंडिया में जो है उनकी जो एसेट्स हैं वो 2000 जो है करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है इंडिया में एंटरप्राइज का वो 6000 करोड़ से जो है ज़्यादा होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो एंटरप्राइज का लेवल, ये जो एसेट्स हैं वो $1 मिलियन से जो है ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मतलब कोई इंडिया की फर्म है, वर्ल्ड वाइड वो बिजनेस कर रही है, तो उसकी जो एसेट्स हैं वो जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 3000 जो है करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। देन आता है ग्रुप लेवल पे। ग्रुप लेवल पे देखें जाए तो इंडिया का जो है एसेट्स का जो टर्नओवर है वो 8000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 24,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो $4 बिलियन से जो है ज़्यादा होना चाहिए एसेट्स, और टर्नओवर जो है $12 बिलियन से जो है ज़्यादा होना चाहिए। और इंडियन की टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया के टर्म्स में तो 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए एसेट्स, और जो टर्नओवर है वो 3000 करोड़ से जो है ज़्यादा होना चाहिए। देन ये कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 था। अगर ये सब कंडीशंस जो है फुलफ़िल कर रही हैं फर्म्स एंटरप्राइज, तो तभी उनको जो है वो अपने आप को मर्ज कर सकती हैं, अमलगमेट कर सकती हैं, या फिर कंट्रोल जो है ले सकती हैं दूसरी एंटरप्राइज का। देन आता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्शन 6। अभी हमने सेक्शन 5 में जो पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। अब इसमें रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है अगर कंपनीज अपने आप को मर्ज करना चाहती हैं, अमेलगमेट करना चाहती हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से जो है वो मर्जर अमेलगमेशन कर सकती हैं, कॉम्बिनेशन कर सकती हैं फर्म्स का। तो सबसे पहले वो जो है जो पार्टीज होती हैं कॉम्बिनेशन की, एक मिनट, ये यहाँ देखे जो ये पार्टीज है कॉम्बिनेशन की, पार्टीज टू कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जो पार्टीज होंगी वो क्या करेंगी, वो नोटिस देंगी, नोटिस ऑफ कॉम्बिनेशन टू द CCI। ये CCI क्या है, ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पास जो है नोटिस देंगी वो, अगर अपने आप को वो कंबाइन करवाना चाहते हैं, यानी कि मर्जर एक्विजिशन करवाना चाहती हैं। और जो नोटिस है कॉम्बिनेशन का, उसके लिए टाइम लिमिट है 30 डेज़ के अंदर जो है उन्होंने नोटिस देना पड़ेगा CCI को। और ये 30 डेज़ कौन से 30 डेज़ हैं, जब वो कंपनीज़ हैं वो जो है मतलब तैयार हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं कॉम्बिनेशन करने के लिए, तो उसके वहाँ से जो है 30 डेज़ काउंट होएंगे इसके, कि 30 डेज़ के अंदर जो है CCI के पास जो है नोटिस देना पड़ेगा उनको कॉम्बिनेशन के लिए। देन ये नीचे कंडीशंस लिख रखी हैं इसकी, जो हमने पहले पढ़ ली थी, कि भाई जो अमेलगमेशन है, अप्रूवल लेना है उसका बोर्ड से, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्वाइजिशन, यानी कि एक्वायर करने के बाद ये क्या करेगी, जो ये टाइम लिमिट थी 30 डेज़ वाली, एक मिनट, अप्रूवल ऑफ मर्जर अमेलगमेशन बाय द बोर्ड, यानी कि टाइम लिमिट दे दी अगर बोर्ड के द्वारा जो है इनको अप्रूवल लेने के लिए नोटिस दिया जाता है बोर्ड से अप्रूवल लेने के लिए मर्जर अमेलगमेशन का। एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को एक्वायर करने के लिए, मतलब जो नोटिस है दिया जाता है CCI को, वो इन दो कंडीशंस को
अप्लाई करवाने के लिए दिया जाता है। देन आता है जो CCI है, CCI जो CCI shall deal with the notice as per section 20, 29 and 31। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास जो है नोटिस आ गया है, तो वो उस नोटिस को डील करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, 29 एंड 31। देन CCI क्या कहेगी, दो ऑप्शंस हैं CCI के पास। CCI passes order under section 31 within 210 डेज। अगर वो जो है नोटिस पास कर देती है, इसका मतलब क्या है, जो कम्बिनेशन है वो अप्रूव हो गया है और जो कम्बिनेशन है वो अब हो सकता है, वो जो कंपनीज है वो कम्बिनेशन कर सकती हैं। देन आता है जो CCI है, अगर वो कोई भी नोटिस जो है पास नहीं करती है विदिन 210 डेज, तो जो है कम्बिनेशन जो है ऑटोमेटिकली 210 डेज के बाद जो है इफ़ेक्ट में आ जाएगा, यानी कि वो अब समझ लेंगे कि भाई हमें कॉम्बिनेशन कर लेना चाहिए। और इसमें जो अप्रूवल वाले पॉइंट में इफ़ कॉम्बिनेशन इज़ डिसअप्रूव्ड हो जाता है, डिसअप्रूव्ड होने का मतलब क्या है, अभी इफ़ेक्ट में वो नहीं आ सकता है। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। देन आता है जो consequences of failure give notice of combination is the to the commission। consequences of failure to given notice of combination to the commission। जो पेनल्टी लग जाती है अगर मतलब जो ये पार्टीज़ हैं अगर वो नोटिस नहीं देती हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वहाँ से जो है परमिशन लेने के लिए कॉम्बिनेशन की, तो उनके ऊपर जो है पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी अप टू 1% ऑफ टोटल टर्नओवर का 1%, और द असर्ट्स विच एवर इज हायर, मतलब टोटल टर्नओवर का 1%, और जो उसने एसेट्स एक्वायर कर रखी है उनमें से जो भी हायर अमाउंट होएगा वो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लग जाएगी। देन आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 7 एंड 15। अभी हमने पढ़ा था कि भाई वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है नोटिस देना होता है उनको कॉम्बिनेशन की परमिशन के लिए। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, अनफेयर जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कोई भी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रही है कंपटीशन को, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, मतलब ओवरऑल इसका काम है कंपटीशन को प्रमोट करना हर हाल में। तो जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एस्टेब्लिश होता है, कैसे कौन इसको एस्टेब्लिश करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देती है इसको CCI को कम्स इनटू एग्जिस्टेंस के लिए ऑफिशियल गैजेट में। देन इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये एक बॉडी कॉरपोरेट है, परपिचुअल सक्सेशन है इसका, कॉमन सील है, मतलब जो कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना ऑलमोस्ट वही है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, पावर टू शू इन इट्स ओन नेम, पावर टू एक्वायर बोल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन वैकेंसी एक्सेट्रा नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ CCI। वैकेंसी का मतलब है कि रिटायर हो जाना, वैकेंसी इन CCI, डिफेक्ट इन कमीशन ऑफ CCI, डिफेक्ट्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ इन मेंबर, इरेगुलर इन प्रोसीजर ऑफ CCI नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ केस। ये जो सारी बातें बताई हैं इसमें मतलब उनको वैकेंट कर दिया जाता है। नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ CCI शैल बी इनवैलिड, कोई भी एक्ट जो है इनवैलिड नहीं होता है। अब इसमें जो है कंपोजिशन क्या है कमीशन का, मतलब कितने चेयरपर्सन होते हैं, कितने जो है मेंबर होते हैं। इसमें जो है एक चेयरपर्सन होता है और जो मेंबर्स है मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 6 होते हैं। और जो वैकेंसी है यानी कि चेयरपर्सन को कब तक रखा जाएगा, वैकेंसी मतलब जॉब से निकाल देना, मतलब अपने आप चला जाना, मतलब कब तक
है वो, जो चेयरपर्सन की जो वैकेंसी है वो तब तक मतलब ऑफिस को छोड़ के नहीं जा सकता, तब तक उसको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं आ जाता, यानी कि कोई न्यू चेयरपर्सन तब तक अपॉइंट होता नहीं है, तो तब तक जो है ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। इनएबिलिटी टू फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन अंटिल द चेयरपर्सन रिज्यूम्स, जब तक मतलब रिज़ाइन नहीं दिया जाता, या तो मतलब उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने तक का वेट करेंगे, या फिर वो अगर खुद रिज़ाइन दे रहा है तो उसकी जगह किसी और को लेकर आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।